मुख्यमंत्री मान की सुरक्षा के विच वाधा, केंद्र के वलों दी गई Z+ सिक्योरिटी। पंजाब सरकार के सूत्र बोले अजे तक साडे कोल नहीं है कोई जानकारी। कथित रिश्वत कांड ते साबका सीएम चन्नी नूं सीएम मान की सीधी चेतावनी। बोले 31 मई दोपहर 2 बजे तक खुद ही दस दिओ ना, नहीं तो मैं खुद फोटोआं ते ना दा करांगा खुलासा। कानून व्यवस्था के मुद्दे ते बीजेपी ने घेरी पंजाब सरकार, कहा सूबे विच कानून नहीं गैंगस्टरां दा राज। सीएम ने रब दे भरोसे छड्डिया होया पंजाब। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नवीं संसद का विवाद। राष्ट्रपति तो उद्घाटन कराने की मंग। 28 मई नूं पीएम ने करना है नवीं संसद इमारत का उद्घाटन। फिरोजपुर दे विच पाकिस्तान ने सरहद दे नाल लगदे खेतां दे विच छड्डिया जहरीला पानी। किसानां दी कई एकड़ सब्जियां दी फसल खराब। गंभीर बीमारी फैलण दा भी खतरा। चंडीगढ़ पंजाब सने कई इलाकों के हो रही बारिश। अत की गर्मी तो मिली राहत। कल भी इस तरह का मौसम रहने की संभावना। जलालाबाद दी फैजवा माइनर दे विच पिया पाड़। प्राइमरी स्कूल के अंदर वड़िया पानी। काफी मुशक्कत के नाल बच्चों को कढ़िया गया बाहर। कई एकड़ फसल भी डूबी। भारी बारिश दे ਅਤੇ बर्फबारी के करके हेमकुंड साहिब की रोकी गई यात्रा। फिलहाल एक दिन ਲਈ ही यात्रा ते लगाया गया ब्रेक। उत्तराखंड पुलिस की संगतां नूं सुरक्षित थां ते रुकण दी अपील। दविंदर पंबीहा गैंग ने ਲਈ गैंगस्टर जरनैल के कतल की जिम्मेवारी। सोशल मीडिया ते पोस्ट पा के लिखा साडे विरोधी ग्रुप जग्गू खोती ते हैरी चट्ठा दे नाल लिंक रखदा सी जरनैल। डोनी बल ते गोपी माहल ने कीता कतल। जलंधर पुलिस ने नौजवान का हथ वड्डण वाला केस सुलझाया। रस्ता ना देण नूं लैके बाइक ते ओपन जीप सवारां दे विचाले होई सी झड़प। एक गिरफ्तार, 2 हस्पताल विच दाखल। लुटेरियां दे हौसले बुलंद। बागा पुराणा दे विच महिला टीचर तो खोया पर्स। तरनतारन दे विच पिस्तौल दी नोक ते कपड़े दी दुकान तो 16,000 दी लुट। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान ते गल करते हैं डेडलाइन की। डेडलाइन जिहड़ी मौजूदा मुख्यमंत्री ने साबका मुख्यमंत्री लई तय कर दी है। साबका सीएम चन्नी नूं सीएम मान ने अल्टीमेटम दिता है। 31 मई दोपहर 2 बजे तक रिश्वत मंगण के बारे जानकारी जनतक करो। भतीजे भाणजे वालों रिश्वत मंगण की जानकारी जनतक करो। सीएम ने कहा खिडारी तो नौकरी के बदले रिश्वत मंगण का इल्जाम लाया सी। 31 मई दोपहर 2 बजे तो बाद मैं जानकारी सामने रखांगा। फोटोआं ना ते मिलन वाली थां दा खुलासा करांगा। सीएम ने यह दावा किया है। सीएम भगवंत मान ने दावा किया है रिश्वत मंगण बारे जानकारी दा या तो खुद खुलासा करो, नहीं तो मैं दसांगा। फोटोआं ना ते मिलन वाली थां दा खुलासा करांगा। मौजूदा मुख्यमंत्री ने साबका मुख्यमंत्री नूं अल्टीमेटम देता है। बकायदा ट्वीट किया है मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने और ट्वीट करदे लिखा है मानयोग चरणजीत चन्नी जी आदर सहित तुहानू 31 मई 2 बजे तक अपने भतीजे भाणजे वालों खिडारी तो नौकरी के बदले रिश्वत मंगण बारे सारी जानकारी जनतक करने का मौका दिंदा हाँ। नहीं फिर 31 मई दोपहर 2 बजे मैं फोटोआं नाम अते मिलन वाली थां सने सब कुछ पंजाबियों सामने रखांगा। ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने। मौजूदा मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके अल्टीमेटम दिता है साबका मुख्यमंत्री नूं और ट्वीट करदे मौजूदा मुख्यमंत्री ने बकायदा ये सारियां गल्लां मैंशन कीतियां ने। उन्होंने लिखा है मानयोग चरणजीत चन्नी जी आदर सहित तुहानू 31 मई 2 बजे तक अपने भतीजे भाणजे वालों खिडारी तो नौकरी बदले रिश्वत मंगण बारे सारी जानकारी जनतक करने का मौका दिंदा हाँ। नहीं फिर 31 मई दोपहर 2 बजे मैं फोटोआं नाम अते मिलन वाली थां समेत सब कुछ दस दवांगा। तुहानू दस दईए कि यह सारा कुछ आखिर शुरू किवें होया है। यह सारी कहानी शुरू किवें हुंदी है, किवें डेडलाइन तक पहुंचती है, यह भी सुनते। मैच सी पंजाब वालियां दा, उत्थे एक पंजाब दा प्लेयर मिलिया मैनूं। वो कहना जी मैं पेपर दिता सीगा
ਅਫਸਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਨੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ 'ਚ ਪਾਤਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਣ ਜੂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਣਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਣ ਜੂ, ਦੋ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜੱਟ ਬੁੱਧੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਗਰੀਬ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਹੀਦੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, 3 ਵਾਰ ਆਪਨੇ MLA ਬਣਾਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਮੰਗੇ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਭਾਣਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬਦਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸੋ ਤਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਣਜਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਢਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂ ਦੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ TRP ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 8-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਘਰੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁੰ ਸੱਚੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਹੁੰ ਝੂਠੀ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ
ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ 'ਚ ਦਮ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 21 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी और उनके साथ राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नेता माननीय संजय सिंह जी, साथ में आए हुए उनके पार्टी के राज्यसभा सांसद और युवा नेता माननीय राघव चड्ढा जी और दिल्ली की मंत्री महोदया माननीय आतिशी जी आज यहाँ मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी को और उनके साथ हम सभी उनके सहयोगियों को आज केजरीवाल जी के और मान साहब के नेतृत्व में यहाँ मुलाकात हुई और देश की विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा शीर्ष नेतृत्व ने की और खास करके वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के साथ साथ जो पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो 5 बेंच की खंडपीठ, जो 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो पिछले 8 वर्षों से दिल्ली सरकार की याचिका पर गंभीर तरह से सुनवाई के बाद अपने जजमेंट को पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो आप हमारे सबके सामने प्रस्तुत किया, उसमें 5-0 के जजमेंट के साथ उन्होंने दिल्ली सरकार की जो याचिका है उसको मंजूर किया और जो दिल्ली सरकार अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी, खास करके जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो पूरे मुद्दे होते हैं जिसमें दिल्ली सरकार को स्वायत्ता होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक नेशनल कैपिटल रीजन है मगर वहाँ की विधानसभा है और वहाँ की सरकार मुख्यमंत्री महोदय के, चुने हुए मुख्यमंत्री महोदय के अधीन काम करती है। तो
उनको सारे अधिकार जो मिलने चाहिए एक राज्य सरकार के, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर पोस्टिंग्स के बारे में, वो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया। लेकिन उसके पश्चात केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस लाकर उस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को एक नए कानून का स्वरूप देने का काम किया। और वो ऑर्डिनेंस, स्वाभाविक है कि ऑर्डिनेंस तब तक ही लागू रहता है जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट में, संसद में उसको पारित नहीं किया जाता है। तो आने वाले लोकसभा और राज्यसभा का जब सत्र शुरू होगा तो ये ऑर्डिनेंस भी वहां पर बिल के द्वारा, कानून के द्वारा वहां पर पार्लियामेंट में प्रेषित होगा और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों को फिर उस पर मतदान करने का और बहस और मतदान करने का अधिकार रहेगा। तो इस बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने और साथ साथ मान साहब ने भी पवार साहब से खास करके आगे आने वाले इस विधेयक के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने इसमें एकजुटता और एकता दिखाकर इस बिल का मुकाबला करना चाहिए। तो सरकार की जो नीति है जिसकी वजह से एक गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है, जहां एक चुनी हुई सरकार का अधिकार छीना जा रहा है और जो इनके आने के पूर्व जो सरकार थी जिसको कभी इस तरह का कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन आज केंद्र और राज्य के बीच में जो संघर्ष की वजह से दिल्ली के प्रशासन पर बहुत उसका विपरीत परिणाम हो रहा है। तो उन्होंने पवार साहब को गुजारिश की एनसीपी के नेता के नाते भी और साथ साथ में इस देश के वरिष्ठ राजनेता के नाते कि उन्होंने भी इस मामले में एक मत बनाने की पूरे विपक्षी दलों में कोशिश करना चाहिए ताकि ये बिल को वहां पर खास करके राज्यसभा में, क्योंकि लोकसभा की तो संख्या सभी को मालूम है लेकिन राज्यसभा में संख्या किसी का भी स्पष्ट बहुमत नहीं बनता है और सभी विपक्षी दलों ने, सरकार के बाहर वाले विपक्षी दलों ने एक होकर अगर मतदान किया तो उसका जरूर फायदा हो सकता है। तो ये बात आज मुख्यमंत्री महोदय ने पवार साहब के सामने रखी। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए बाकी की बात वही करेंगे। मैं पुनश्च राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से, पवार साहब की ओर से मैं अरविंद केजरीवाल जी का, भगवंत मान साहब का और बाकी आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं शरद पवार जी का और उनकी पार्टी के सभी नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज मैं भगवंत मान साहब और हमारे सभी साथी शरद पवार जी के साथ और उनकी पूरे सभी नेताओं के साथ यहाँ मिलने के लिए आए थे। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो 23 मई 2015 को एक सिंपल सा नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की सर्विसेज की अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल करने की सारी पावर छीन ली। 2015 से लेके 23 मई 2015, अब मई 2023 हो गया। 8 साल से हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर दिल्ली के लोग काट रहे थे। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5-0, संविधान पीठ ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 5-0 से पूरा का पूरा ऑर्डर दिल्ली के लोगों के हक में दिया कि दिल्ली के लोग जो सरकार चुनते हैं उस सरकार को काम करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर सकती तो दिल्ली के लोगों को चुनाव करने की, सरकार चुनने की क्या फायदा। पूरा हमारे हक में आया। लेकिन जो लड़ाई 8 साल में हमने जीती, 11 मई को ऑर्डर आया, 19 मई को 8 दिन के अंदर इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उसको खत्म कर दिया। सारी पावर वापस, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास या केंद्र के एलजी के पास सारी पावर होगी। तो जैसा अभी एक्सप्लेन किया कि अब ये बिल के रूप में आएगा पार्लियामेंट में, तो हम पूरे देश में एक एक पार्टी के पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय
होना चाहिए, दिल्ली के लोगों के लिए समर्थन मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आएगा तो उसका और इसको बिल को हराना है। तो मैं एनसीपी का, पूरी पार्टी का, शरद पवार साहब का खास तौर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पूरा समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है। पहली चीज ये कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है, दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहां के लोग नॉन बीजेपी पार्टी को वोट देके उसकी सरकार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके साथ 3 बर्ताव करती है। पहला, या तो उनके विधायकों को खरीद के उनकी सरकार गिरा देती है और बीजेपी की सरकार बना लेती है। दूसरा, या फिर ईडी और सीबीआई को भेज के उनके विधायकों को डरा के धमका के पार्टी को तोड़ के, सरकार को तोड़ के उनकी सरकार गिरा देती है और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेती है। और तीसरा, अगर ना बिके ना टूटे तो फिर अध्यादेश लाके, ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर के जरिए उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और मैं समझता हूं महाराष्ट्र के अंदर आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हमने कुछ महीने पहले देखा कि यहाँ पे किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को किस तरह से ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, पैसों के द्वारा तोड़ के, एमएलएस को तोड़ के और पूरी सरकार को गिरा दिया गया। ये देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है कि अगर केंद्र सरकार, अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा तो हम सरकार